हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द हिंदू का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो कि हाई सीज ट्रीटी के ऊपर आया है। ठीक है, हाई सीज ट्रीटी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है और काफी यूनिक टॉपिक है। इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी तो वी शुड बी वेरी वेल अवेयर कि इस ट्रीटी का हमको क्या पता है और इसको कैसे एड्रेस करना है। अगर हम बात करें ये ट्रीटी अभी न्यूज में क्यों आई, जो हाई सीज ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनने के लिए रेडी है बाय अर्ली 2026। 2026 के फर्स्ट पार्ट में ये मोस्ट प्रोबेबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बन जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मोरक्को कंट्री जो है उसने 60th रेटिफिकेशन दिया। मतलब जो मोरक्को है वो 60th कंट्री बन गई है इसको रेटिफाई करने वाली। एक होता है साइन करना, एक होता है रेटिफाई करना। साइन मतलब आपने सिर्फ ट्रीटी के लिए एग्रीमेंट कर दिया, रेटिफाई मतलब आपने उसके लिए अपने देश में स्पेशल कानून बना दिया। तो जो मोरक्को है वो 60th कंट्री बन गई है जिसने इसको रेटिफाई करा है। ये जो लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसका क्या एम है, ये मरीन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करती है उन एरियाज में जहां पे किसी भी देश की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं आती है। मतलब जो कोई भी ऐसा एरिया समंदर का या मरीन बायोडाइवर्सिटी का जो किसी भी देश के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, हाई सीज ट्रीटी हम पढ़ने से पहले हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हाई सी होती क्या है ना। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। हाई सी बेसिकली 1958 का जनीवा कन्वेंशन क्या बोलता है, हाई सी समंदर के वो पार्ट हैं जो कि ना तो टेरिटोरियल वाटर में आते हैं, ना ही किसी देश के इंटरनल वाटर में आते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हाई सीज। कोई भी ऐसा एरिया जो ना देश के किसी टेरिटोरियल वाटर में आए ना उसके इंटरनल वाटर्स में आए उसको हम हाई सी के तौर पे रेफर करते हैं। ये वो एरिया है किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद एक्सटेंड होता है। ठीक है, आपको मैं डायग्राम से एक पिक्चर से बताऊंगा कि हम किस चीज में बारे में बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। बट अभी के लिए समझिए कि हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जो कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर आता है। तो यूजली जो कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसकी जो लेंथ है, उसका जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है किसी भी समंदर की कोस्ट लाइन से। ठीक है, और वहां तक जहां पे किसी देश का ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग रिसोर्सेज के ऊपर। जो कोई भी कंट्री इस जो हाई सीज का एरिया है उसके लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाती है। इसी वजह से इस हाई सीज ट्रीटी को लेके आया गया है, क्योंकि अगर कोई एरिया किसी भी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा तो वो एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, उस पे एक्सप्लोटेशन देखने को मिलेगी। इस वजह से हाई सीज ट्रीटी को स्टार्ट करा गया था। ये यहाँ पे हम पहले इमेज से समझते हैं हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। ये देखो, मान लो ये हमारी इंडिया है, ये उसका लैंड है। ठीक है, यहां तक हमारा बेस लाइन है, ये हमारी कोस्ट लाइन का बेस लाइन है। ठीक है, ये हमारा सारे इंटरनल वाटर्स में आता है, जमीन के जस्ट साथ में जो पानी है उसको हम इंटरनल वाटर काउंट करते हैं। उससे फिर जो आगे का 12 नॉटिकल माइल का एरिया उसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। उसके बाद फिर जो 12 आगे नॉटिकल माइल के एरिया उसको हम कॉन्टिगस जोन बोलते हैं। और जो टोटल बेस लाइन से लेके हाई सी के बीच का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 200 नॉटिकल माइल। हम इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अभी जो हम ऊपर पॉइंट पढ़ रहे थे कि हाई सी वो एरिया ना जो ना तो यहाँ पे आता है, जो ना तो यहाँ पे आता है, जो सिर्फ इनके एंड पे आता है, ये हाई सीज है। ये देखो ये क्या है, ये हाई सी का एरिया है। ये वो एरिया है ये किसी की कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, आपको अपने आंसर में भी इसको रफली बना के आना है ताकि आपके पास आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, हाई सी वो एरिया है जो ना इंटरनल वाटर में आ रहा है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। दोनों के बाहर का जो एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाई सीज। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हाई सी ट्रीटी है क्या, ये एक फॉर्मली एग्रीमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी ऐसा एरिया जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बाहर आता है उसको हम इस एग्रीमेंट में काउंट करते हैं स्पेशल मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीबीजेएन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, या इसको हम कॉमन टर्म्स के लिए हाई सी ट्रीटी के साथ रेफर करेंगे। हमारी पूरी वीडियो में हम इसको हाई सी ट्रीटी ही बोलने वाले हैं, क्योंकि बीबीजेएन बार बार बोलना हमको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको जो हाई सीज ट्रीटी का कंसेप्ट है उसको एक याद रखना है। ठीक है, ये एक नया इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है यूएन क्लॉज के अंडर। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म क्या है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। जो भी समंदर के कानून हैं वो सारे इस फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं, और जो हाई सी ट्रीटी का एग्रीमेंट है वो भी इसी फ्रेमवर्क के अंडर आता है। इसलिए हमारे समंदर की, हमारे ओशियंस की इकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर हम डाटा की बात करें, तो जो हाई सीज है वो ऑलमोस्ट 64% ऑफ द ओशन सर्विस, ओशन का ऊपर का एरिया, और जो 43% हमारे टोटल अर्थ का एरिया काउंट करते हैं। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब आप ये समझो कि जो हमारे अर्थ के एरिया का 43% एरिया है वो किसी भी देश की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, वो ओपन एरिया है, उस एरिया का क्या हाल हो रहा होगा। इसी वजह से हाई सीज ट्रीटी को स्टार्ट करा गया, यहाँ पे लेके आया गया है। जो हाई सी एरिया है ये ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन मरीन स्पीसीज का घर है, और पता नहीं कितने ही ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपना घर बसा के रहते हैं। ठीक है, ये है हाई सीज ट्रीटी। अगर हम इस ट्रीटी की ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके प्राइमरी गोल्स क्या है, इसके प्राइमरी एम क्या है। सबसे पहले तो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी। मरीन इकोलॉजी को बचाना है कैसे। हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की यहाँ पे बात करी है, वहां पे ऐसी एक्टिविटीज की हम रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं जो कि मरीन एरियाज में आते हैं, और उनको रेगुलेट करेंगे ताकि हम हमारे मरीन इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकें। ठीक है, फिर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मरीन रिसोर्सेज। अगर कोई भी कंट्री कल को जाके मरीन रिसोर्स एक्सप्लोर करती है, उनको कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, तो ये इंश्योर करा जाएगा कि सब कंट्रीज में वो बराबर इक्विटेबल और फेयरली बांटा जाए, ताकि जो बेनिफिट्स हैं कमर्शियली वैल्यूएबल ओशन ऑर्गेनिज्म के, वो सब कंट्रीज में बांटे जाए और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करना पड़े। उसके बाद मैंडेटरी कंपलसरी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। ये कंपलसरी प्रोविजन है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी, कोई भी देश यहाँ पे एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, तो वहां पे पहले एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर उस असेसमेंट की रिपोर्ट आपके फेवर में बोलती है, तभी आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि क्या आप उस एरिया को पोल्यूट तो नहीं कर रहे, क्या उस मरीन इकोसिस्टम को डैमेज तो नहीं कर रहे। अगर एक्टिविटी, अगर किसी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में भी है, ये समझने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं ना कि जो हाई सीज ट्रीटी है, कोई भी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का बाहर का एरिया उसको काउंट करते हैं, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो जाएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो देश के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में क्यों ना हो, अगर वो मरीन इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है, उस एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। ये हम बेसिकली क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, उनको अच्छा मौका मिलेगा इनके बेनिफिट्स को यूज करने का, ओशन के बेनिफिट्स को यूज करने का, और उनकी कंजर्वेशन में हेल्प करने का, और ये इंश्योर करने का कि ये जो टेक्नोलॉजी है, मरीन टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज के पास नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी पास ओवर होनी जरूरी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला ना, यूएन क्लोज जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ऑन लॉ ऑफ सी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये 1982 का आर्टिकल है, अमेंडमेंट है। ठीक है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हर कंट्री का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही हमारे ओशियंस का कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, यूएन क्लोज को। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 168 कंट्रीज पार्टीज हैं, और ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि ओशन में कौन सी एक्टिविटी या सी में कौन सी एक्टिविटी करी जा सकती है और कौन सी नहीं करी जा सकती है। इस कन्वेंशन में 3 इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे गए थे। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये देखने के लिए जो जो हमारा मरीन एनवायरनमेंट है क्या वो प्रोटेक्टेड है। उसके बाद कमीशन ऑफ ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो 200 नॉटिकल माइल की जो लिमिट मैंने आपको बताई, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कई बार कंट्रीज में उनके ऊपर भी लड़ाई हो जाती है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें जो हमारी हाई सीज ट्रीटी है, इसकी इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले, एड्रेसिंग द ग्लोबल कॉमन्स चैलेंज। ग्लोबल कॉमन्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि हर कंट्री को बराबर इफेक्ट करती है। अगर उन चीजों पे कंट्रोल करा नहीं जाएगा, तो सारी कंट्रीज को नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे पोल्यूशन, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल, अंटार्कटिक, ये सारे ग्लोबल कॉमन्स में हम काउंट करते हैं। जो हाई सीज है हमारे समंदर का ऑलमोस्ट 64% ओशन सर्विस अगर काउंट कर रहे हैं, तो इसको हम ग्लोबल कॉमन में ही काउंट करेंगे। बहुत नेचुरल सी बात है। जो हमारी धरती के, पृथ्वी का 43% एरिया अगर कोई चीज कवर कर रही है, और वो चीज अभी तक भी रेगुलेटेड नहीं है, तो हम उसको ग्लोबल कॉमन में ही काउंट करेंगे। ये इंश्योर करने के लिए, ताकि वहां पे कोई भी रिसोर्स ओवर एक्सप्लोट ना करा जाए, कोई भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो, और कोई भी एनवायरमेंटल चैलेंज कल को फेस ना करना पड़े। ये ट्रीटी ये इंश्योर करेगी जो इतना बड़ा समंदर है, जो वास्ट ओशन है, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, और जो मरीन रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज करा जाए। फिर जो हमारे
यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, जो सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है ओशन को लेके। जो हाई सीज ट्रीटी है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। हाई सीज ट्रीटी इस यूएन क्लॉज के अंडर ही एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट एजेंसी का काम करेगी जब भी ये फोर्स में आ जाएगी। उसके बाद जो भी हमारे एनर्जी एमर्जिंग थ्रेट्स है, जो आने वाले टाइम के थ्रेट्स हैं, उसको कॉम्बैट करने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। ये ट्रीटी उन सारे एमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करती है, जैसे कि डीप सी माइनिंग हुआ, ओशन एसिडिफिकेशन हुआ, प्लास्टिक पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे हाई सी इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये ट्रीटी सारे इन थ्रेट्स को एड्रेस करती है और हमारे हाई सी इकोसिस्टम को रिजिलियंट बनाने के लिए बात करती है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पे स्ट्रेंथन देखने को मिलती है। कैसे? हम एक ऐसा रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और ऐसा एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाने की बात कर रहे हैं। हाई सी ट्रीटी से उस एग्रीमेंट को, इस कोऑपरेशन को और बड़ा करा जा सकता है और ओशन गवर्नेंस में कोऑर्डिनेशन लेके आई जा सकती है। फिर अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इस ट्रीटी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जो कि क्या बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, जो कि मरीन इकोसिस्टम, मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, उसको बहुत सक्सेसफुली हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। कौन सा गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉइंट नंबर 14, जो कि लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। ठीक है, ये तो होगी इस चीज की सिग्निफिकेंस। अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए खास क्या सिग्निफिकेंस है, ऊपर जो हम पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं वो ओवरऑल जनरल पॉइंट्स हैं, बट हमें इंडिया के एस्पेक्ट में भी पता होना चाहिए कि इसको क्यों इतना सिग्निफिकेंट माना गया है। ठीक है, ये चीज जाननी जरूरी है। सबसे पहले ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया की जो कमिटमेंट है ओशन गवर्नेंस को लेके और उसके मरीन रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हुए, ये इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप और उसको एक एनवायरमेंटल चैंपियन के तौर पे आगे लेके जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, जो सी का एरिया। इंडिया तीनों साइडों से पानी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको इसी वजह से हम इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है आगे प्रोग्रेस करने का। फिर जो डोमेस्टिक पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो जो ट्रीटी है उसमें खास करके दिया गया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है, और इंडिया ने ऑलरेडी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर रूल्स बनाए गए हुए हैं। इस पे प्रॉपर आर्टिकल्स हैं जो कि इंडिया को अलाइन करते हैं उसकी मैरीटाइम पॉलिसीज के साथ, और ये प्रमोट करता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली इंडिया आगे बढ़ पा रहा है। फिर अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, तो कुछ बेनिफिट शेयरिंग की जो चीजें हैं, जो कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से कंट्रीज को डिराइव होंगी, तो वो इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, जो समंदर के साथ जुड़ी हुई रिसोर्सेज है, वहां से जब हम पैसा यूटिलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी। इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी के गोल्स हैं उसके साथ अलाइन करती है और बहुत पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन्स का यहाँ पे प्रॉमिस करा जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। इंडिया की अगर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की बात करें, अगर इंडिया इस ट्रीटी को जब इंडिया ने रेटिफाई करता है, तो इंडिया के जो इंडो पैसिफिक पोजीशन है, इंडो पैसिफिक एरिया में, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। और इंडिया का जो इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड ग्रोथफुल और इन द रीजन, कि हमारे अगल बगल इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी छोटी छोटी कंट्री है, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो स्मॉल आइलैंड्स हैं, चाहे वो बड़ी कंट्रीज हैं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और इंडिया का ये जो व्यू है सस्टेनेबल एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट का, इसको बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपके यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है कि जो हाई सी ट्रीटीज है, इसको हम पैकेज डील क्यों काउंट करते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है। सबसे पहले जो हमारी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की यहाँ पे बात हुई है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे देखा जाएगा। ये बेसिकली ये एक ओवरऑल पैकेज डील है, जो अभी तक किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं देखने को मिली है, बट पहली बार हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ी जल्दी फोर्स में आने भी वाला है। ठीक है, बट इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इस ट्रीटी में। सबसे पहले लैक ऑफ रेटिफिकेशन। बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी इस ट्रीटी को रेटिफाई करा है। साइन करने में और रेटिफाई करने में डिफरेंस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कंट्रीज की अपनी खुद की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत हैं, उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है नहीं करना, उनकी खुद की सोवरेनिटी में आता है। आप हर कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते हो। उनके कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, कुछ सोवरेनिटी है, जो कि उनको एक बैक सीट पे ले आती है कि क्या हमको ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जो बेनिफिट शेयरिंग का जो प्रोविजन है, वो ये रिस्क करता है कि जो अमीर देश है, जो अमीर नेशन है, कहीं वो मोनोपोलाइज ना कर ले जितना भी प्रॉफिट आएगा। क्योंकि हर बार देखने को ऐसा मिलता है, जितने ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा पीछे रह जाती हैं। तो कंट्रीज को ये डाउट है कि अगर कल को रिचर नेशंस ने इस पे दोबारा मोनोपोलाइज कर लिया प्रॉफिट के ऊपर, तो इसमें हमारा क्या फायदा, उल्टा नुकसान हो जाएगा।
तो जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज है उल्टा और मार्जिनलाइज हो जाएंगी और ग्लोबल इनिक्विटी और बढ़ जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। जैसे कि हमारा जो सीबीडी है, जो कि बायोलॉजिकल डिवर्सिटी की प्रोटेक्शन की बात करता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, ठीक है, जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है। और फिर जो हमारा EIA है, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करता है, यहाँ पे पॉलिसी कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलैप है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है कि कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं, ये इसकी इन्फोर्समेंट को थोड़ा और वीक कर सकते हैं और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ सकता है। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, कुछ जो ब्रॉड गोल्स दिए गए हैं बट जो गाइडलाइंस है वो अभी भी इतनी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जो इन्फोर्समेंट है वो इनकंसिस्टेंट है, जो EIA का प्रोसीजर है वो वीक है, और जो ऑन गोइंग ओशन डैमेज चल रहा है या कुछ ऑयल स्पिल हो गया या इतना बड़े लेवल पे एक्सप्लोटेशन चल रही है, उसको अभी भी निगलेक्ट करा जा रहा है। हमने आई एग्री, हमने ट्रीटी साइन करने की बात करी है, बट इट डजंट मीन कि जब तक ट्रीटी फोर्स में नहीं आएगी आप वहां पे कोई क्लैरिटी नहीं लेके आओगे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे प्रॉपर एंड एनफोर्सेबल टेक ट्रांसफर का मैकेनिज्म नहीं देखने को मिल रहा है। जो पुअर नेशन है उनको एक्सक्लूड करा जा सकता है, जो फिर वीक इंस्टीट्यूशन और जो कन्फ्लिक्टिंग लॉज है आपस में, इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस को और कम कर देते हैं। ये अभी एट प्रेजेंट ट्रीटी के साथ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर हमको इस गैप्स को, जो हमारे ट्रीटी की जो चैलेंजेस है, इसको गैप्स को फुलफिल करना है, इसको कंप्लीट करना है, इनको ब्रिज करना है, कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ कोस्टल एंड हाई सीज गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको एक ऐसा कोहेसिव फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जिसके साथ हम हमारे हाई सी मैनेजमेंट को उसकी कोस्टल रेगुलेशन के साथ जोड़ सके। मतलब अगर कंट्रीज का 200 नॉटिकल माइल तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो कंट्रीज को ऐसे इंट्रीगेटली अपने फ्रेमवर्क को बनाना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो बाहर का एरिया जिसको हम हाई सी बोलते हैं, वो दोनों आपस में इंटरलिंक होकर दोनों के ऊपर कानून बनाए जा सके। जो कोस्टल स्टेट्स है उनके डोमेस्टिक लॉज को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा ताकि बेटर सिनर्जी क्रिएट हो सके। फिर जो कंप्लायंस है उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। हमको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितने भी ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं। ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में एनहांसमेंट हो सके। जो वेल्दियर नेशंस हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आपने ये ट्रीटी साइन करवानी है, ये ट्रीटी आपने रेटिफाई करानी है, तो आपको और बराबरता के तरीके से रिसोर्स को बांटना पड़ेगा और फंड डेवलपमेंट एफर्ट्स देने पड़ेंगे, खास करके जो वीक, जो पुअर नेशंस हैं। उसके बाद एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमको एक ऐसा रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है जो कि ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो इंटरनेशनल ओवरसाइट है उसको इंक्रीज करेगा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग का मैकेनिज्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस करना, यहाँ पे बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप पॉलिटिकल कंसेंसस के बिना, रजामंदी के बिना इस ट्रीटी को आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जितने भी जियो पोलिटिकल टेंशन है उसको पहले रिजोल्व करना जरूरी है। खास करके डिस्प्यूटेड एरिया जैसे साउथ चाइना सी हुई, यहाँ पे फिलीपींस में डिस्प्यूट है, चाइना में डिस्प्यूट है, वियतनाम में डिस्प्यूट है, ताइवान में डिस्प्यूट है, ठीक है। जो हमारे स्पार्टले आइलैंड्स है, पार्सल आइलैंड्स है, सारे साउथ चाइना चाइना सी के पार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑनगोइंग डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो पहले जियो पोलिटिकल टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल कंसेंसस बन पाएगी, और पॉलिटिकल कंसेंसस बनने के बाद इस ट्रीटी को अच्छे से इन्फोर्स करा जा सकता है, जिसके साथ हम मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को एनहांस करेंगे ताकि ट्रीटी की सक्सेस को इंश्योर कर सकें। ठीक है। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, तो जो हाई सी ट्रीटी है ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट के तौर पे, खास करके जो हमारा ग्लोबल ओशन गवर्नेंस है जो अभी तक इतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं था, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंडिया का जो डिसीजन है कि हम बहुत जल्दी इस ट्रीटी को सिग्निफिकेंट रेटिफाई करा है, तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, जिसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। हमारे जो गोल्स हैं इंडिया के मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को लेके, और इंडिया के जो ब्लू इकोनॉमी के गोल्स हैं, वो इस ट्रीटी के साथ बहुत अच्छे से अलाइन करते हैं, और इसके जो इम्प्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे हमारे जितने भी मरीन रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 43% एरिया जो हमारा हाई सीज है वो अर्थ का एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन भी देखने को मिलेगी और सस्टेनेबल यूज भी देखने को मिलेगा, बट गिवन द कंडीशन कि जितने भी चैलेंजेस हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, ताकि हम उस गैप को अगर ब्रिज कर पाएंगे तभी ये ट्रीटी अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी और इंप्लीमेंट हो पाएगी। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट हाई सीज ट्रीटी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।